नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 10 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में कुल 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 19वें शिफ्ट के ईवीएस पार्ट का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के सभी शिफ्टों के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट अपर प्राइमरी के सभी शिफ्टों के पेपर के साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए घरों के प्रकार में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। तो आसाम में बहुत ज़्यादा भारी वर्षा होती है, जिसकी वजह से वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो बांस के खंभों पर इस प्रकार से इसके ऊपर अपना मकान बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अपना मकान बनाते हैं ताकि जो बारिश का पानी है वो उनके घरों में ना चला जाए। ठीक है, तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार से मकान बनाने चाहिए? तो बांस के खंभों पर बनाना चाहिए। चलिए विकल्पों में देखते हैं। पहले विकल्प में बांस के खंभों की बात नहीं की गई है, हमारा उत्तर नहीं होगा। विकल्प नंबर 3 में देखिए, बांस के खंभों की बात की गई है, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, तो यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते? पहला विकल्प दिया गया है वाहिदा प्रिज्म। तो वाहिदा प्रिज्म जो है वह एक भारतीय नौसैनिक सर्जन है। तो ये सर्जन है, ना कि वेट लिफ्टर है, इस वजह से ये तो जवाब होगा नहीं। दूसरा देखिए, सुनीता विलियम्स की बात की गई है। तो सुनीता विलियम्स नासा से जुड़ी हुई एक अंतरिक्ष भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, तो ये भी वेट लिफ्टिंग से नहीं जुड़ी हुई हैं, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। बछेंद्री पाल की अगर बात करें तो बछेंद्री पाल पर्वतारोही हैं, तो ये भी वेट लिफ्टर से संबंधित नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, कर्णम मल्लेश्वरी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने पकड़कर खा जाने वाले घटपर्णी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो घटपर्णी पौधे कुछ इस प्रकार से घड़ेनुमा इसकी संरचना होती है। ठीक है, इस प्रकार कुछ इसकी संरचना होती है। यहाँ पर मुंह पर एक इस प्रकार से कैप लगा होता है और ये एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ते हैं, जिसकी वजह से कीट पतंग और छोटे मोटे जीव जैसे कि मेंढक हो गया, कीट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, छोटे चूहे आकर्षित होते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं। इसके बाद से ये जो ढक्कन है ये बंद हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से इनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये घटपर्णी का पौधा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये भारत के मेघालय में पाया जाता है। विकल्प नंबर 1 मेघालय इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है जिसके दाईं ओर ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया गया है। ठीक है, पैमाना क्या है देखिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर दिया गया है। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की दूरी 16.7 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होगी? देखिए, ये पैमाना हमको दिया गया है और इतने का तो सिंपली यूनिटरी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 950 मीटर के बराबर है, तो 16.7 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? तो 950 गुणे 16.7 हो जाएगा, यानी कि 167 गुणे 95 सीधे तौर पर। अब इसे गुणा करिए, देखिए 5 7 35 के 5 हाथ में 3, 6 5 30 और 3 33 हाथ में 3, 5 और 3 8। ठीक है, 9 से करिए तो 9 7 63 के 3 हाथ में 6 और 9 6 54 और 6 60 के 0 हाथ में 6, 9 और 6 15 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 5, ये 6, ये 8 और ये 15। ठीक है, अब ये मीटर में आया और सभी विकल्प हमको किलोमीटर में दिए गए हैं, तो किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से जब हम लोग भाग देंगे तो 15.865 किलोमीटर आएगा। देखिए 15.865, चूंकि एक ही अंक तक यहाँ पर दिया गया दशमलव के बाद, तो ये चूंकि 5 से ज़्यादा है तो ये एक आकर के इसमें जुड़ जाएगा, यानी 8 से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 15.9 ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण यानी कि माउंट नियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। ग्रुप लीडर्स की बात की गई है कि उनकी जिम्मेदारी क्या होती है। पहला दिया गया ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। तो पर्वतारोही के लिए जो ग्रुप लीडर है वो कभी आगे भी होता है और कभी पीछे भी होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आगे ही चले। ठीक है, तो ये विकल्प हमारा नहीं होगा, उत्तर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, उन प्रतिभागियों को रोकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है।
तो सभी जितने भी ग्रुप्स में लोग हैं, भले वो चढ़ने योग्य हैं अथवा नहीं है, सबको साथ लेकर के चलने की बात होती है, उनको रुकने के लिए नहीं कहा जाता है। तो ये विकल्प रुकने की बात कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव होगा। डी वाला देखिए, प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान को ढूंढना, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा देखिए, जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, ये भी ग्रुप लीडर का काम होता है। यानी कि सी, डी और ई वाला विकल्प इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 सी, डी, ई इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला दिया, देखिए ये वृक्ष जो है वो रेगिस्तानी ओक के बारे में है, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इसके बारे में सही है, राजस्थानी ओक के बारे में, ठीक है। पहला दिया गया कि इस वृक्ष की जो ऊंचाई होती है सामान्य कक्षा के कमरों के दीवारों के बराबर होती है। तो जो सामान्य कक्षा होता है वो लगभग 10 से 11 फीट का होता है, तो इतनी ही ऊंचाई होती है रेगिस्तानी ओक की, यानी कि ये बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा देखिए, इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती है, जब तक कि भूजल स्तर तक ना पहुंच जाए। यानी कि 10 से 11 फीट जो ऊंचाई है उसका 30 गुना, यानी कि लगभग 300 से 350 फीट वो नीचे चली जाती है जल की खोज में इसकी जड़ें। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रेगिस्तान में तो जल होते नहीं है, इस वजह से इसकी जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती है, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा दिया गया, यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्रित करते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, यह वृक्ष अबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाए जाते हैं, तो ये विकल्प गलत है, ठीक है। यानी कि ए, बी और सी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए अब विकल्पों में चलते हैं। आप देख पा रहे ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है ए, बी और सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग 504 किलोमीटर है। यदि ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी, यानी कि कुल दूरी कितना है 504 किलोमीटर बटे कुल समय कितना है 7 घंटा। अब हमसे जो औसत चाल पूछा गया है वो किस में पूछा गया है, मीटर पर सेकंड में पूछा गया है। तो ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से गुणा कर दूंगा, तो ये मीटर में बन गया। और घंटे को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो घंटे को पहले 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में बदल गया, और फिर 60 से गुणा कर देंगे तो ये अब एक तरीके से सेकंड में बदल गया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और उसके बाद से देखिए, अगर मैं इसको 6 से काटूं तो 6 8 48, 2 बचा 6 चौक 24, ठीक है। फिर 6 से काट देते हैं तो 6 एकम 6, 2 बचा 6 चौक 24, ठीक है। उसके बाद से 7 से काट देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 2 20 मीटर प्रति सेकंड इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे जो भारत की राजधानी यानी कि नई दिल्ली और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। देश की राजधानी यानी दिल्ली की बात की गई थी, नई दिल्ली, और पश्चिम बंगाल की राजधानी यानी कि कोलकाता की बात की गई थी। तो हमसे पूछा गया था कि दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता का पोजीशन स्थिति क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इधर है, तो ये पूर्व हो गया यानी कि ईस्ट हो गया। और उसके बाद से देखिए नीचे की तरफ है, नीचे क्या है, साउथ है, यानी कि साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण पूर्व इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्रेगर मेंडल एक मंक यानी कि मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उन्हें छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया था, यानी निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है। पहला दिया गया है कि बीजों का हरा या फिर पीला होना, तो ये उनके द्वारा प्रयोग में पाया गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि क्या नहीं पाया गया था वो हमसे पूछा जा रहा है। दूसरा विकल्प दिया गया है बीजों का खुरदरा या फिर चिकना होना, तो ये भी उनके द्वारा प्रयोग में पाया गया था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पौधों का लंबा या फिर नाटा होना, ये भी उनके प्रयोग में पाया गया था। एक ही विकल्प बचा, अगली पीढ़ी के पौधों के बीज का नया रंग जो पीले या हरे गुड़ से मिलकर बना है, तो ये उनके द्वारा प्रयोग में नहीं पाया गया था, इस वजह से यही हमारा उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम क्या है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक नीले ही नीला सा। देखिए, जो पहले पूछा गया था उसका उत्तर हो जाएगा मोर। देखिए यहाँ पर सिक्के जैसा इसके पंख में, ये सिक्के जैसा संरचना दिख रहा होगा आपको, ये सिक्के जैसा संरचना है पूरे पंख में, ठीक है। इसके बाद से
सिक्का यानी कि पैसा की बात की गई थी, ठीक है। तो ये सिक्के जैसी संरचना हो गई। और सर से पूंछ तक नीले रंग की बात की गई थी। तो देखिए पूरा ये नीले रंग का होता है, ठीक है, ये पूरा नीले रंग का होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर मोर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 मोर इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्यों की संख्या की अगर बात करें तो टोटल 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो टोटल 8 हैं। हमसे प्रश्न में राज्य की बात की गई थी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 28। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 28 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित का मिलान करिए। देखिए कॉलम 1 में यहाँ पर प्रजाति दी गई है और कॉलम 2 में इस प्रजाति के अंतर्गत कौन आता है उसका मिलान करना है। चलिए ठीक है। पहला दिया गया है कीट। तो जो कीट होता है वो क्या होता है? तो जो कॉकरोच है वो कीट प्रजाति का है, यानी ए का 2 हो जाएगा। पक्षी की बात की गई है तो पक्षी क्या होगा? पक्षी उल्लू हो जाएगा। और सरीसृप की बात की गई है तो यानी कि कछुआ हो जाएगा। और स्तनधारी की बात की गई है तो ये चमगादड़ हो जाएगा। यानी कि हमारा विकल्प क्या बना? ए का 2, इसके बाद से देखिए बी का 4, इसके बाद से सी का 1 और डी का 3, यानी कि 2 4 1 3। चलिए अब विकल्पों में ढूंढते हैं। 2 4 1 3 देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 2 4 1 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना जो कि बिहार में है से चंडीगढ़ जा रहे हैं, पटना बिहार की राजधानी और चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, तो संभावित राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे वो कौन सा होगा? दोस्तों स्क्रीन पर आप भारत का मैप देख सकते हैं। हमसे चंडीगढ़ की बात की गई थी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, ठीक है। और पटना से बोला गया था, तो जब पटना यहाँ बिहार में है, ठीक है, तो बिहार से जब हम लोग पटना से जब हम लोग चंडीगढ़ की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए किस किस राज्य से होकर के गुजर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से तो होकर के गुजर रहे हैं, दिल्ली से भी होकर के गुजर रहे हैं और यहाँ पर ये हरियाणा है, हरियाणा से भी होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन पंजाब से होकर के हम नहीं गुजर रहे हैं। प्रश्न में यही पूछा गया था कि ट्रेन किस राज्य से होकर के नहीं गुजरेगी, तो पंजाब से होकर के नहीं गुजरेगी। पंजाब इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 पंजाब इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह कौन सा है? पहले विकल्प से बात करेंगे तो देखिए कोविड-19 तो ये तो मच्छर से नहीं फैलता है, HIV भी मच्छर से नहीं फैलता है। इसके बाद से कोविड-19 इसमें भी दिया गया, ये भी नहीं फैलता, यानी एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए आंवला में आयरन पाया जाता है, पालक में भी पाया जाता है और गुड़ में भी पाया जाता है। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में जहां प्रायः सभी स्थानीय बच्चे हैं, यानी उस स्थान विशेष से ही जुड़े हुए बच्चे हैं, शामिल हुआ है विदेश का एक बच्चा आपकी कक्षा में, ठीक है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि, चलिए अब चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियां किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर है। देखिए संस्कृतियां सभी एक दूसरे में विशिष्ट होती हैं, कोई किसी से बेहतर नहीं है, कोई किसी से खराब नहीं है, ठीक है। एक संस्कृति को दूसरे से बेहतर दिखा करके आप दूसरी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, यानी उसको नीचा दिखा रहे हैं, जो कि सभी के समानता का विरोध कर रहा है। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखिए अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने देने के लिए, तो देखिए यहाँ पर बच्चा जो विदेश से आया है उसकी संस्कृति के बारे में जो स्थानीय बालक है वो अपना दृष्टिकोण प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी संस्कृति के बारे में बच्चे अभी जानते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर बच्चे अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, ये निगेटिव सेंस में है, क्योंकि जो बच्चा विदेश से आया है उसके बारे में यहाँ के बच्चे कैसे जानेंगे, उसके संस्कृति के बारे में कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर बच्चे अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेलजोल बढ़ावा देने के लिए, तो यहां पर केवल एक विद्यार्थी बाहर से आया है, बाकी पहले से अभ्यर्थी इसमें शामिल थे। तो पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देना यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले से जो सभी स्थानीय बच्चे थे उनमें विविधता को एक्सेप्ट किया जा चुका था, क्योंकि पहले से बच्चे कक्षा में थे। लेकिन जो विदेश से बच्चा आया है
उसकी विविधता को अब महत्व देना है कि वो किस प्रकार से स्थानीय बच्चों से अलग है, उसकी संस्कृति किस प्रकार से अलग है, यानी कि वो उसकी संस्कृति अलग होते हुए भी उसकी संस्कृति को महत्व देना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ताकि जो बच्चा विदेश से आया है वो अपने आप को कंफर्टेबल समझे इस विद्यालय के परिवेश में। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। तो बिना बोले संचार यानी कम्युनिकेशन चैट में GIF के माध्यम से किया जा सकता है। GIF फाइल क्या होता है? तो ये बेसिकली इमेजेस को मर्ज करके एक वीडियो क्लिप्स छोटा सा या फिर वीडियो में से छोटा सा वीडियो क्लिप काट करके, जिसमें आवाज़ तो नहीं होता है, ठीक है, बिना आवाज़ के ये वीडियो होता है और बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे बोला गया था बिना बोले, तो बिना बोले GIF ही होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। संरचनावादी दृष्टिकोण यानी कि अपने ज्ञान की रचना स्वयं अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से करने की बात की जाती है संरचनावादी दृष्टिकोण में। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, जन्म देने और अंड निक्षेपण करने वाले पशुओं के बीच अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना। तो यहाँ पर अपने ज्ञान की रचना करने के लिए कुछ भी अन्वेषण छात्रों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जो भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो एज ए टीचर शिक्षक कर रहा है, ग्राफिक डिजाइनर का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ना तो बच्चे स्वयं सहभागिता दिखा रहे हैं यानी खुद एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ चीज़ों को देख रहे हैं, साथ ही साथ अन्वेषण कुछ नहीं हो रहा है, नया खोज कुछ नहीं हो रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, फूल की कली को देख करके उसका चित्र बनाना। तो केवल ये कॉपी करने की बात की जा रही है, कोई भी खोज करने की बात नहीं है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना। तो यहाँ पर भी अनुकूलन जो है वो चिड़ियों के द्वारा किया गया है, जिसकी वजह से उनकी चोंच में जो कुछ भी परिवर्तन है उसके बारे में सिर्फ पहचान करने की बात की जा रही है। तो इसमें भी कुछ नया खोजने की बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके लिए चित्रों का प्रयोग किया जा रहा है, पहले से चित्र अवेलेबल है, तो कुछ भी अन्वेषण नहीं है, कुछ भी खोज नहीं है, तो ये भी संरचनावादी कक्षा नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। अब यहाँ पर नदी के पानी का रंग देख करके अगर मटमैला है तो उसमें क्या क्या प्रदूषक हो सकते हैं, जैसे मिट्टी घुला होगा या फिर अन्य प्रदूषक कुछ हो सकते हैं, इसकी पहचान यानी अन्वेषण करने, खोज करने की बात की जा रही है। तो ये सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है और यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब होगा। संरचनावादी दृष्टिकोण इसी विकल्प में होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ पर सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थी कौन से होंगे? जो अपने ज्ञान की रचना करने के लिए स्वयं सहभागिता ले रहे होंगे कक्षा में, और कक्षा जो होगा वो इंटरैक्टिव होगा, यानी कि शिक्षक छात्र से और छात्र शिक्षक से इंटरेक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है कि इमारतों के निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में लिखी जानकारी श्यामपट्ट से उतारें। तो केवल श्यामपट्ट से देख करके कॉपी में उतारने की बात की जा रही है, कॉपी करने की बात की जा रही है, तो ये सक्रिय भागीदारी बच्चे नहीं है, क्योंकि बच्चे लिख तो जरूर रहे हैं लेकिन कक्षा इंटरैक्टिव नहीं है, इस वजह से ये हमारा जवाब नहीं होगा। तीसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक से विभिन्न स्थापत्य शैलियों की उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों के उदाहरण सूचीबद्ध करना, यानी सिर्फ टेबुलर फॉर्म में उसको लिखने की बात की जा रही है, टेबल बनाने की बात की जा रही है। तो ये भी एक तरीके से सक्रिय भागीदारी नहीं है बच्चों की, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुस्तक में से इसे पढ़ करके सिर्फ इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने की बात है, तो ये सक्रिय भागीदारी नहीं है। सक्रिय तब होता जब बच्चे इंटरैक्टिव होते कक्षा में, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा विकल्प देखिए, पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए गए विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो लोगों के समूह में इसके बारे में चर्चा करना। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ एक वीडियो क्लिप दिखाया गया है जिसमें 50 साल में जो भी टेलीफोन का प्रयोग किया गया है, उसके बाद से दो लोगों के समूह में इसके बारे में चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये सक्रिय शिक्षण इस वजह से नहीं है क्योंकि सक्रिय शिक्षण में क्रॉस क्वेश्चन भी होता है। अब बच्चे आपस में ही जब दो के ग्रुप में सिर्फ चर्चा करेंगे, जितने ज़्यादा लोग आपस में चर्चा करेंगे उतने नए नए विचार आएंगे और उतना ही क्रॉस क्वेश्चन होगा। जब आप कुछ नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को अगर उसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा तो बच्चे उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो वो कक्षा ज़्यादा सक्रिय शिक्षण माना जाएगा। तो ये भी सक्रिय शिक्षण के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन उतना एप्रोप्रिएट नहीं है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले
वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। यहाँ पर एज ए टीचर जब चलचित्र यानी कि एक वीडियो क्लिप आपने बच्चों को दिखाया, उसके बाद से जो अंतर दिख रहा है वाहनों में, उस पर अंतर के कारणों पर चर्चा करने की बात की जा रही है। मतलब कि एज ए टीचर आप सभी बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और सभी बच्चे आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सक्रिय शिक्षण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा नए नए मौलिक विचार आएंगे, और ज़्यादा नए मौलिक विचार कब आएंगे? जब ज़्यादा लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे होंगे। तो यानी कि ये वाला जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय शिक्षण का उदाहरण है। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल की बात की जा रही है। इससे संबंधित प्रमाणिक कार्य कौन सा होगा? कौन सा गतिविधि, कौन सा क्रियाकलाप प्रमाणिक होगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को दर्शाना। तो धान की कटाई जो है वो रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल वो होता है जिसके माध्यम से हम कोई नया चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो धान तो एक तरीके से फसल तैयार हो चुका है, अब उसको सिर्फ काटने की बात की जा रही है और बाजारों तक लाए जाने की बात की जा रही है। तो ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन में चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बच्चे प्राइमरी स्तर के वो केवल विद्यालय के चारों तरफ घूम करके उसमें क्या क्या यूज किया गया, कंक्रीट, उसके बाद से बालू, सीमेंट, उसके बाद से छड़, ये सब के बारे में बच्चे नहीं जान सकते, क्योंकि वो सभी एक तरीके से विद्यालय के भवन में ढका हुआ है, अंदर है। तो ये चीज़ें बच्चे प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल इसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो जो चीज़ें बच्चे मूर्त अवस्था में नहीं देखते हैं वह उनको समझना उनके लिए कठिन होगा। ये प्राइमरी स्तर के मानसिक स्तर के हिसाब से नहीं है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े पर फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए एक मेजपोश बनाने के लिए कहना। यह भी विकल्प हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी रॉ मटेरियल, कच्चे माल की बात नहीं की गई है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए कहना। बच्चे इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ रॉ मटेरियल भी आ गया और बच्चों की पसंद की भी बात की गई है। यानी बच्चे जिसमें रुचि लेते हैं उसकी वजह से उनमें इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा उस कार्य को करने के लिए, और वो उस कार्य को करने के दौरान अच्छे तरीके से उसमें सीख सकते हैं कुछ भी नया चीज़। और इसमें चूंकि रॉ मटेरियल की भी बात की गई थी, इस वजह से बच्चे कच्चे माल के बारे में भी सीख सकते हैं। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है कि आप हमें ईवीएस में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? देखिए, ईवीएस में एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके जो भी बात बतानी है परिवेश से जोड़ करके बताना है। तो जिस भी विकल्प में परिवेश की बात की जाएगी वही विकल्प हमारा बिल्कुल सटीक जवाब होगा। चलिए विकल्पों में चलते हैं। हिंदी वाले ऑप्शंस में जब आप चलेंगे तो आपको बहुत सारे मिसप्रिंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, जो पहला वाला विकल्प है हूबहू दूसरे वाले विकल्प में दिया गया है। इस वजह से हमें हेल्प लेनी पड़ेगी इंग्लिश वाले ऑप्शन की, ज़्यादा क्लियर आउट होने के संदर्भ में। तो चलिए इंग्लिश वाले सेक्शंस में चलते हैं। इंग्लिश वाले सेक्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में ही परिवेश की बात की गई है। आप स्क्रीन पर देखिए, गेम्स हैव बीन प्लेड फॉर सेंचुरीज एंड यू सी मेनी पीपल अराउंड यू प्लेइंग गेम्स फॉर लेजर और वर्क। यानी कि खेल सदियों से खेले जाते रहे हैं और आपने अपने आसपास बहुत से लोगों को अवकाश में या काम के लिए खेलते हुए देखा है। दिस चैप्टर इज पार्ट ऑफ हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड योर सराउंडिंग्स बेटर। यानी कि यह अध्याय जो है आपको आपके परिवेश को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यहाँ पर परिवेश की बात की गई है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, शमशीर ग्लोब की निचले हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आपके कहने का मतलब यह है कि यहाँ कोई नहीं रहता। उजायरा कहती है कि यहाँ भी लोग रहते हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहीं पर है। शमशीर कहता है कि क्या वहाँ पर लोग उल्टा खड़े हैं, या लोग गिरते क्यों नहीं? जैसे कि मान लीजिए ये ग्लोब हो गया, पृथ्वी का एक मॉडल हो गया, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो ये उसको लग रहा है बच्चे को कि ये उल्टा खड़ा हुआ है इस प्रकार से, और ये व्यक्ति गिर क्यों नहीं रहा है नीचे। ये जो दिया गया है एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के पाठ संख्या 11 में दिया गया है। ये सभी बातें आप
आपसे पूछा जा रहा है उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शमशीर की गलतफहमी को दूर करेगा। देखिए बात की गई है ग्लोब की, तो जो भी बच्चा ग्लोब के माध्यम से सिखाया जाएगा प्रत्यक्ष तौर पर दिखा करके गतिविधि करा करके वहीं उसका इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा गलतफहमी दूर करने के संदर्भ में। कुछ भी अगर आप उसको स्टेटमेंट के तौर पर बताएंगे तो बच्चा समझने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि वो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देखेगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है उसी तरह की तरीके से पृथ्वी हर उस चीज को आकर्षित करती है जिसमें द्रव्यमान होता है। आपको लग रहा होगा कि ये सही है, लेकिन ये विकल्प गलत है। क्यों गलत है? देखिए यहां पर मान लीजिए पृथ्वी है तो इसके केंद्र की तरफ एक गुरुत्वाकर्षण बल जरूर लग रहा है जो कि हर वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है। तो ये बल होता है, ना कि आकर्षण होता है। ठीक है, ये बल होता है, ये आकर्षण की बात कर रहा था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पर ये प्रत्यक्ष तौर पर कुछ भी बच्चे को दिखाया नहीं जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कल्पना के आधार पर ये सिर्फ स्टेटमेंट बताया गया, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि बच्चे प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, दूसरे विकल्प की बात करेंगे। कहा जा रहा है कि कल्पना करें कि एक चींटी टेनिस की बॉल पर निचले हिस्से पर बैठी है। क्या चींटी सीधी खड़ी है और जब गेंद घूमने लगेगी तो क्या वह गिर जाएगी? देखिए चींटियों की तुलना आदमी से नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि चींटी दीवार पर भी चढ़ जाती है लेकिन आदमी दीवार पर नहीं चढ़ सकते हैं। तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग है और इसका एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता कि मनुष्य पृथ्वी पर से नीचे क्यों नहीं गिर रहा है उल्टे लटकने के बावजूद भी। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पर सिर्फ इमेजिन करने की बात की जा रही है और प्राइमरी स्तर के बच्चे अमूर्त चीज़ों का इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे। ये विकल्प थोड़ा संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, एक गेंद और एक पंख को एक ही ऊंचाई के साथ गिराएं, देखें कि किस प्रकार की सभी चीज़ों को आकर्षित होती है। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही होता है। तो देखिए गेंद जो है वो पृथ्वी पर पहले गिर जाएगी और पंख गिरने में समय लगेगी। तो इससे बच्चे और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे कि दोनों एक साथ क्यों नहीं गिरा। ठीक है, तो ये बच्चे को और ज़्यादा कन्फ्यूज कर देगा, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें। ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि जिस ग्लोब की तरफ इशारा करते हुए बच्चे ने प्रश्न पूछा था, जब उस ग्लोब का ही आप प्रयोग करेंगे बच्चे का कॉन्सेप्ट या फिर मिसकॉन्सेप्शन दूर करने के संदर्भ में, तो बच्चे को और ज़्यादा प्रत्यक्ष तौर पर दिखने की वजह से वो ज़्यादा चीज़ें उसको समझ पाएगा। ठीक है, तो बच्चे को ग्लोब के माध्यम से चिपका कर बताए जाने की बात की जा रही है और अलग अलग स्थितियों में पिन को देखें, दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही होता है। ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियां विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? मापने योग्य यानी मेजरेबल बोला जा रहा है और प्राप्य यानी कि अटेनेबल बोला जा रहा है, अटेंड करने के संदर्भ में। ठीक है, और साथ ही साथ हमसे ज्ञानेंद्रियों के विषय में पूछा गया है, तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया, विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाइयों पर क्यों एकत्रित हो जाती हैं। तो ये केवल चींटियों की बात कर रहा था और चूंकि हमें एक ब्रॉड सेंस में सभी जानवरों और जीवों के बारे में विशेष तौर पर बातचीत करनी होगी, केवल चींटियां संकुचित हैं क्योंकि इससे अन्य जो जानवर हैं या फिर व्यक्ति विशेष हैं उसके बारे में चर्चा नहीं हो पा रही है, इस वजह से ये संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, ज्ञानेंद्रियों के महत्व को समझ करके विद्यार्थी अपनी ज्ञानेंद्रियों की अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे। तो जब तक बच्चे ज्ञानेंद्रियों के बारे में समझेंगे नहीं तब तक देखभाल करने का तो सवाल होता नहीं है। यानी कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज बोली गई थी कि मापने योग्य और प्राप्य जिस भी विकल्प में होगा वो हमारा उत्तर होगा। यानी कि ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किस प्रकार से मापने में, यानी कि भोजन को पहचानने में किस प्रकार से ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, वो वाला विकल्प हमारा सही जवाब होगा। तो दूसरे विकल्प में इस प्रकार का कोई भी चर्चा नहीं किया गया था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझाएंगे कि 3 भिन्न पशुओं में उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार काम कर रही हैं। तो ये भी केवल 3 पशुओं की बात कर रहा था, सभी पशुओं या फिर जानवरों व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थियों में दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करना। अब यहाँ पर कई सारे पशु दिए गए होंगे, जैसे कि मान लीजिए हाथी हो गया, सांप हो गया, बिच्छू हो गया, केंचुआ हो गया। तो वो सभी अपने भोजन को किस प्रकार से जुगाड़ करते हैं, भोजन को किस प्रकार से पहचानते हैं, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके। इसके माध्यम से जब बच्चे प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानेंगे तो इसमें
सबसे ज़्यादा ब्रॉड सेंस में है कि मापना इसमें आएगा और प्राप्य करना यानी अटेनेबल इसमें आएगा। यानी कि मापना कैसे, जैसे कि देखिए मान लीजिए हाथी है, तो हाथी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किन किन जो ज्ञानेंद्रिय है उसका प्रयोग करेगा। चींटी है तो वो किन किन ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेगा। सांप है तो वो किन ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेगा। कुछ जानवर जो होते हैं वो सूंघ करके भोजन को पहचानते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं वो देख करके, कुछ जानवर छू करके। ये सभी चीज़ें ज्ञानेंद्रियों की मदद से की जाती हैं। तो जब विभिन्न प्रकार के जंतुओं का एक तरीके से सूची बनाने के लिए दिया जाएगा कि उनका भोजन का वो जुगाड़ किस प्रकार से करते हैं, तो इसमें बच्चे को ज़्यादा मौका मिलेगा ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानने के लिए कि किन भोजन विशिष्ट मापने का प्रयोग किया जा रहा है और किसमें विभिन्न प्रकार के ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, ब्रॉड सेंस में होने की वजह से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में एक बड़ी बोतल गोंद की लेकर के आए हैं एज ए टीचर, ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने विद्यार्थियों को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कई रिसोर्सेज हैं जिनको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि ये समझाने में मदद करेगा कि हम संसाधनों का किफ़ायती तौर पर प्रयोग करें। तो जब बच्चे की जब जवाबदेही तय की जाएगी कि आपने कितना प्रयोग किया अपने संसाधन का, उसके माध्यम से जवाबदेही के बाद से वो चीज़ों को किफ़ायती तौर पर यूज करने के लिए यूज्ड टू यानी कि हैबिचुअल हो पाएंगे। इसी को ढूंढेंगे विकल्पों में। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला विकल्प दिया गया है, एक पोस्टर लगाए जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्ट में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। तो केवल पोस्टर को देख करके जवाबदेही तय नहीं की जा सकती, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कक्षा में सर्वेक्षण करके पता लगाएं कि कितने विद्यार्थी को उनके प्रोजेक्ट में गोंद की आवश्यकता होगी और क्यों। तो जब प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है सभी बच्चे गोंद का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर आवश्यकता पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने के लिए इतना बड़ा टास्क थोड़ी है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जब प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो सभी बच्चे गोंद का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सभी विद्यार्थियों में समान रूप से गोंद वितरित करें और देखें कि सप्ताह के अंत में विद्यार्थियों के पास कितना गोंद बचा है। तो यहाँ पर हो सकता था कि किसी बच्चे को कम गोंद की आवश्यकता है और किसी बच्चे को ज़्यादा गोंद की आवश्यकता है उनके प्रोजेक्ट के अनुसार। तो सबको समान रूप से वितरित नहीं करना है, बल्कि उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरित करना है, ठीक है। और वो भी पहले नहीं वितरित करना है। हो सकता है कि किसी बच्चे को बिल्कुल रिक्वायरमेंट ही ना हो, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। तो समान रूप से सबको आवश्यकता नहीं थी, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिए। इससे बच्चे की जवाबदेही तय की जा सकती है कि आखिर आपने गोंद लिया है तो उसका प्रयोग आपने कहाँ किया, या फिर जब बच्चे लिखेंगे, हैबिचुअल होंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें बच्चे में भी एक तरीके से किफ़ायती तौर पर यूज करने का आदत पड़ेगा, क्योंकि उनके मन में भी ये डर रहेगा कि अगर मैं ज़्यादा प्रयोग करूंगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा कि आखिर मैंने इतना यूज कहाँ किया। तो इससे बच्चे जो होंगे वो किफ़ायती तौर पर यूज करने के लिए यूज्ड टू हो जाएंगे। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, अन्वेषण के माध्यम से हम फाइनल रिजल्ट पर जो पहुंचते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि प्रयोग के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला विकल्प दिया गया है, भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने को कहना। तो भोजन पचाने का जो कार्य है, इसमें बच्चे अपनी तरफ से कुछ प्रयोग नहीं कर रहे हैं। भोजन खाने के बाद से जो भोजन पचाने का कार्य है उनके शरीर के अंदर होगा, जो कि मूर्त अवस्था में बच्चे नहीं देख पाएंगे। तो ये हमारा उत्तर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अपने स्तर पर कोई भी प्रयोग नहीं कर रहे होंगे। दूसरा देखिए, कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रख करके देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियां कितने समय में पहुंचती हैं। तो कोई ये प्रयोग थोड़ी है। जाहिर सी बात है, जो चींटी जितना दूर से आएगी उसको ज़्यादा समय लगेगा और जो नज़दीक से चींटी आएगी उसको कम समय लगेगा। तो ये कोई अपने स्तर पर बच्चे प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा और चौथा आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है। तीसरा विकल्प देखिए, समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। और चौथा विकल्प देखिए क्या कहा जा रहा है कि पानी में एक भरी बोतल और एक खाली बोतल फेंक करके जांचना कि कौन सी बोतल ऊपर तैरती है। दोनों में प्रयोग किया जा रहा है और दोनों में बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकते हैं, लेकिन विकल्प कौन सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है वो हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर चौथा जो विकल्प है, प्रयोग इसमें भी है लेकिन ये निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? देखिए,
जब एक पानी से भरी बोतल को आप पानी में डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो डूब जाएगी और खाली बोतल पानी में तैर रहा होगा। यानी कि डालने के बाद से अब बच्चा केवल अवलोकन कर रहा है, अपने स्तर पर कुछ भी उसमें सहभागिता या फिर प्रयोग नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप विकल्प नंबर 3 को पढ़ेंगे, समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है। मान लीजिए एक चाय का प्याला होगा और इस पे बच्चे बार बार फूंक रहे होंगे हवा से, तो बार बार हवा अपने मुंह से फूंक रहे होंगे। देखिए हवा फूंकने की बात की जा रही है, तो बच्चे एक तो सक्रिय है इसमें, और जब बार बार हवा फूंक रहे होंगे तो उनके मुंह से जो हवा निकल रही है वो क्या होगा कि जब इस प्याली गर्म प्याली से टकराएगी तो जो हवा निकली है वो गर्म होकर के यहाँ से हट जाएगी, क्योंकि गर्म होने पर हवा हल्की हो जाती है और वो ऊपर चली जाएगी। और फिर जब दोबारा मुंह से बच्चे फूकेंगे तो क्या होगा कि ठंडी हवा रहेगी तो वो फिर से यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद से वो भी गर्म होकर के कुछ समय बाद ऊपर उड़ जाएगी। यानी कि ये प्रत्यक्ष तौर पर बच्चे सहभागिता भी दिखा रहे हैं और चाय की प्याली को ठंडी होते हुए देख करके महसूस भी कर सकते हैं, मतलब छू करके महसूस भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा प्रयोग के माध्यम से। इस वजह से विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऋतुओं यानी मौसम का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा। सबसे कम यानी कि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखा करके पूछना कि उनमें से किसका प्रयोग किया है। तो देखिए टोपी का प्रयोग जाहिर सी बात है वो धूप से बचने के लिए गर्मियों में किए होंगे, बरसाती का प्रयोग बरसात से बचने के लिए और स्वेटर का प्रयोग जाड़े से बचने के लिए। यानी कि इसमें मौसम यानी ऋतु के बारे में बच्चे प्रयोग किए होंगे और इसके बारे में जानते होंगे कि किस मौसम में किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये शुरुआत करने के लिए पॉजिटिव सेंस में है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। चलिए तीसरा विकल्प दिया गया है, विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उनके द्वारा की गई गतिविधियों और उन्हें करने के कारणों का सूचीबद्ध करने के लिए कहना। अब बच्चे जो गतिविधि कर चुके हैं गर्मी की छुट्टियों में, उनके परिवेश से जोड़ करके उनके अनुभव के आधार पर पूछा जा रहा है। और एनसीएफ 2005 ईवीएस को परिवेश से जोड़ करके बच्चों के अनुभव का प्रयोग करते हुए पढ़ाने की बात करता है, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों से पूछना कि पिछले कुछ महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म या फिर ठंडा महसूस करते हैं या नहीं। तो ये भी बच्चों से इंटरैक्टिव कक्षा है और चूंकि बच्चों के अनुभव की बात की जा रही है, एनसीएफ 2005 अनुभव और परिवेश से जोड़ने की बात करता है, तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर सैर पर ले जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 से 2 दिन ही तो ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर ऋतुओं के बारे में बच्चे को नहीं बताया जा सकता ज़्यादा एप्रोप्रिएट तरीके से, क्योंकि हो सकता है कि उस दिन खुली धूप हो या फिर बारिश हो रही हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ऋतु तो बच्चे जान पाएंगे। इस वजह से यहाँ पर ऋतुओं के बारे में, क्योंकि ऋतुएं कई प्रकार की होती है, उसके बारे में बच्चों को शुरुआती तौर पर नहीं बताया जा सकता केवल सैर पर ले जाने से। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है और चूंकि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया था, इस वजह से यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। संचारी रोग क्या होता है? जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, और गैर संचारी जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरीके से परीक्षण करेगा? तो वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जिसमें 2 बीमारियों की बात की गई होगी, जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलेगा और दूसरा एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलेगा। वही वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सटीक जवाब होगा। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, हम कोविड से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं लेकिन सामान्य सर्दी से बचाव के लिए नहीं, क्यों? तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सर्दी होती है वो भी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, जिसे हम लोग एक तरीके से कोल्ड बोलते हैं। जैसे कि आप देखिएगा घर में आपके 2-3 अगर बच्चे हैं, घर में आपके 2-3 बच्चे हैं, तो एक को सर्दी जब हुआ है तो उसी का प्रयोग करने वाले ग्लास का प्रयोग या फिर उसी की तौलिया का प्रयोग करने की वजह से दूसरे बच्चे को भी कोल्ड हो जाता है, सर्दी हो जाता है। यानी कि ये भी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही प्रकार की बीमारी की बात की गई है। कोविड भी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल रहा था। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, यदि आपके माता पिता में से एक को डेंगू हुआ है तो क्या आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है? यहां पर सिर्फ एक प्रकार की बीमारी की बात की जा रही है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, बैक्टीरिया और वायरस से विभिन्न प्रकार के कौन से रोग होते हैं? तो यहां पर भी
एक तरीके से संचारी और गैर संचारी रोगों के बारे में बात नहीं की गई है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे होता है। देखिए, मधुमेह यानी कि शुगर की बात की जा रही है, डायबिटीज की बात की जा रही है। तो जो मधुमेह होता है वो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं होता है। जैसे कि आपके पिताजी को या फिर आपके घर में किसी भी सदस्य को अगर डायबिटीज है या फिर शुगर है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप उनके साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं तो आपको भी शुगर हो जाएगा। तो ये जो है वो एक तरीके से गैर संचारी रोग है। और सामान्य सर्दी की बात करें तो वो एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है, इसलिए छींकने के लिए कहा जाता है कि आप अपने मुख पर कोई रुमाल रख लें या फिर कोई कपड़ा रख लें, जिससे जो बैक्टीरिया है वो दूसरे के संपर्क में ना आ पाए। तो सामान्य सर्दी जो है वो संचारी रोग है और मधुमेह जो है वो गैर संचारी रोग है। तो इसके बीच में अंतर करने के लिए यही विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन नंबर 3 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है, जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया है। शैक्षिक साधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग के क्या लाभ हैं। यानी कि 3D फिगर के माध्यम से पृथ्वी का 3D इमेज बच्चों को दिखाया जा रहा है, ठीक है, उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर, ठीक है। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे कि पूछा जा रहा है कि इसका लाभ क्या है पारंपरिक तरीके से जो मानचित्र हम प्रयोग करते थे उससे। तो इससे बच्चे जो हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर लैंडस्केप यानी कि भू दृश्य को देख करके समझने में उनको मदद मिलेगी। चलिए विकल्पों में ढूंढते हैं। पहला दिया गया यह विद्यार्थियों में स्वच्छंद यानी कि इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र तौर पर अध्ययन करने की आदत विकसित करता है। तो क्या अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा तो क्या बच्चे आप केवल खुद से ही सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। फिर भी उनको विद्यालय की आवश्यकता होगी, शिक्षकों की आवश्यकता होगी ही। टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो आसानी से चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख जरूर सकते हैं, लेकिन शिक्षक और विद्यालय की आवश्यकता तो फिर भी होगी। बच्चे स्वतंत्र अवस्था में खुद से केवल थोड़ी सीख सकते हैं। तो ये विकल्प हमारा निगेटिव हो गया, उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, यह विद्यार्थियों में पृथ्वी के संबंध में पूर्व ज्ञान को पुनः याद दिलाने में सहायक होता है। याद करना, रटना, रिकॉल करना जहां पर भी आएगा वो आपका कभी भी उत्तर नहीं होगा। ये हमारा निगेटिव सेंस में हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि यह विद्यार्थियों को विभिन्न देशों की अवस्थिति को समझने में मदद करता है। तो बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, विभिन्न देशों की स्थिति के पोजीशन के बारे में जानना उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वजह से ये भी हमारा विकल्प निगेटिव हो गया, उत्तर नहीं होगा। क्योंकि बच्चे की मानसिक स्तर के हिसाब से ही हमको बच्चे को जो कुछ भी दिखा रहे हैं या फिर जिस भी माध्यम से पढ़ा रहे हैं वो वाला विकल्प हमारा अप्रोप्रिएट होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यह विद्यार्थियों को भू दृश्य यानी कि लैंडस्केप को समझने में मदद करता है। ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे लाती है। उनमें से एक गुलाब का है और दूसरा अदरक का है। दोनों पौधे गमले में लगे हुए हैं। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो गमले में पौधे लगे हुए हैं, तो देखिए पौधों में अनुकूलन को तो किया जा सकता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पौधों में विविधता यानी दोनों में अंतर क्या है, इसको भी किया जा सकता है, तो उत्तर नहीं होगा। फूल के भाग को भी किया जा सकता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें पौधों में बीजों का स्थानांतरण यानी कि बीज एक जगह से दूसरे जगह कैसे स्थानांतरित होते हैं, तो सिर्फ गुलाब और अदरक के पौधे जो कि गमले में लगे हैं उसको देख करके बच्चे बीजों के स्थानांतरण के बारे में नहीं सीख सकते। यही प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। और चूंकि हमसे यही पूछा गया था कि कौन नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारस्परिक निर्भरता यानी एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति कैसे दूसरे पर निर्भर है अपनी आजीविका के लिए या फिर किसी भी चीज के निर्माण के लिए का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चाय की दुकान। देखिए चाय की दुकान में क्या होता है कि लोग अपनी आजीविका जुटाने के लिए चाय बना करके बेच रहे होते हैं और जिसको चाय की आवश्यकता है वो दुकान पर जाते हैं और उसको पैसे देते हैं और चाय लेते हैं। यानी कि चाय की दुकान पर लोग क्यों जाते हैं, चाय पर निर्भरता है वो चाय को पीने के लिए। और इससे जो चाय बनाने वाला या फिर जो चाय बेचने वाला है उसका क्या निर्भरता है कि उसे पैसे की आवश्यकता है, तो वह लोगों को चाय बेच करके पैसे कमाता है। यानी कि चाय की दुकान जो है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा पारस्परिक निर्भरता को सिखाने के संदर्भ में। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी के दोनों पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं और सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।